क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफी कुछ हम जान चुके हैं, स्ट्रक्चर को समझा हमने। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिसका संबंध जो है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर से भी के। तो मैंने आपसे कहा था आज हम पहले फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा करेंगे, देन उसके बाद हम प्लास्टिड में इंटर करेंगे, प्लास्टिड के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था सेल के अंदर जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स थे बेटा, वो दो थे। क्या थे? एक थे क्लोरोप्लास्ट थे, दूसरा था जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम देख रहे हैं बेटा, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था बेटा कि सेल के अंदर सबसे कॉमन जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो राइबोसोम होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, कुछ बच्चों को एप्लीकेशन में कुछ इश्यूज हो रहे हैं बेटा, तो आपका यूट्यूब में पोस्ट करने पर आपको हेल्प नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको उसके लिए सही जगह पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी कि यदि मान लीजिए एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद कुछ आपको इश्यू हो रहा है आपकी डिवाइस में, तो आपको हमारी टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है उसके लिए, आप उनको फोन कीजिए, मेल कीजिए, वे आपके प्रॉब्लम को समझेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे बेटा, ठीक है ना। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अभी देखा 10.01 अपडेट भी आ चुका है, दूसरा भी अपडेट 2-4 दिन में आएगा। तो जो जो मालूम चलता आ रहा है उसको वो बग को फिक्स करते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो प्लीज ना हैव पेशेंस, और हमारी टीम को आप जो है इन्फॉर्म तो कीजिए सही जगह पे। आप यूट्यूब पे पोस्ट डाल देंगे उससे थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है। आपको उसको सही जगह पे सही पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हम लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक प्रश्न है, पहले तो सबसे पहले तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन की लेवलिंग बतानी है। एनसीईआरटी का बेटा जो है इमेज है, आपको इसकी लेवलिंग को बताना है। मैं यहां पे कर रहा हूं, ये ए है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई क्या है, आप इसका लेवलिंग करके मुझे बताएंगे। क्या आपको बताना है बेटा कि ए बी सी डी ई इसका लेवलिंग क्या है, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर हम ये देख रहे हैं बेटा, हमारे को एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। आप इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम बताइए, फुल नेम के। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका फुल नेम बताइए, और लोकेशन कहां ये प्रेजेंट होता है ये बताएंगे आप हमको, ठीक है। लोकेशन के इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम बताइए, और इसका लोकेशन की सेल में ये आपको कहां देखने मिलेगा ये आपको बतलाना है, ठीक है, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, है ना बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, फंक्शंस को समझते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझे आपको और देना था कि आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर सब कुछ यूट्यूब पे ठीक तो चल रहा था, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट क्यों हो गए ऐप पे, इस पे। तो मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब में अभी क्या हुआ है कि ये लॉकडाउन के चलते, ऑफलाइन कोचिंग बंद होने के चलते यूट्यूब में हजारों की संख्या में जो है वो मशरूमिंग हो चुका है टीचर्स का। तो वहाँ पे क्राउड जो है वो, मतलब ये है कि डिस्टर्बेंसेस बहुत हाईएस्ट लेवल पर हुआ एजुकेशन के सेक्टर में। और दूसरा इसके अलावा कारण ये था कि ऑलरेडी 2020 के सारे लेक्चर के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारे ऑलरेडी यूट्यूब में डले हुए हैं। तो जिसको यूट्यूब में पढ़ना है वो जाके पढ़ सकता है वहां पे के। जिसको एप्लीकेशन पर आकर बाकायदा क्लासरूम की फीलिंग में पढ़ना है, उसको टेस्ट भी देना है, डीपीएस भी सॉल्व करना है, लेक्चर भी लेना है, और एक सिस्टम का हिस्सा बनना है, वो एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है ना। वो हमारा ऑफिशियल कमांडो रहेगा। और जिसको मान लो केवल कोई भी चैप्टर अपने मन से पढ़ना है, फ्रीली पढ़ना है, अपने अनुसार पढ़ना है, तो वो यूट्यूब पे जा सकता है। हमने कोई यूट्यूब के सारे लेक्चर प्राइवेट तो कर नहीं दिए, ऑलरेडी सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो केवल हमारा सेशन जो है क्लासरूम को हमने एक क्लासरूम को हमने यहां शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो उसमें इतनी आपत्ति लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो यार, हमको हमारे कंटेंट का सिक्योरिटी, क्योंकि देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ दिया, लेकिन लोगों ने ऐसी हरकतें की जिसके चलते हमको ये सारे स्टेप लेने पड़े। क्योंकि जैसे ऐसे लोग जो है लोग बेईमानी करते चलेंगे तो सामने वाला आदमी प्रिकॉशनरी स्टेप लेता चलेगा, और ज्यादा करेंगे सब कुछ क्लोज जाएगा, केवल सब्सक्राइबर के लिए बचेगा, और करेंगे तो वर्चुअल हो जाएगा, केवल की सैटेलाइट पे ही लेक्चर चलेगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस आर प्रेजेंट के। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है किसी चीज सुविधा के लिए, उसके अकॉर्डिंग
जो है वो चीजें होती हैं कि जैसे एक बार कभी मैंने देखा रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक मशीन लगी थी, खुले प्लेटफॉर्म टिकट जो है उसके लिए खुले पैसे नहीं होते हैं, तो भोपाल रेलवे स्टेशन की बात है, वहां पे मशीन लगी, उसमें 10 रुपए का नोट डालो सिक्के ले लो आपके, 20 रुपए का नोट डालो सिक्के कॉइन्स ले लो आप, ठीक है। लोगों ने क्या किया कि उन्होंने नोट नहीं डाले, लोगों ने क्या किया कागज काट काट के डालना शुरू किया कि कागज काट के डालेंगे तो शायद वो सिक्का निकल आए। किसी ने जो है वो जो गुटखा खाते हैं ना, गुटके का रैपर अंदर डाल दिया के, ऐसे करके मशीन काम करना बंद कर दी। उनका सर्विस वाला आया, उसने कचरा निकाला मशीन में से के, फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने फोटोकॉपी, नोट की फोटोकॉपी लेके आएंगे, वो अंदर डालेंगे उसके अंदर के, कभी सिक्का निकलेगा कभी नहीं निकलेगा सिक्का उस मिनट के। फिर धीमे धीमे वहां पर मशीन को हटा दिया गया, बंद कर दिया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया, अभी नहीं मालूम मुझे स्टेटस क्या है, पर ऐसा हुआ। तो एक्चुअली सुविधा का दुरुपयोग, मिस यूज होने पर चीजें फिर हट जाती हैं बेटा, है ना, ठीक है। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आज हम बात करेंगे, तो आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या। लेकिन एक बात ध्यान सुनिए कि इस जगह पर आपको एक अलर्ट रहना पड़ेगा कि यहां पर हम जो है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट का छोटा सा हिस्सा यहां पर पढ़ेंगे, ताकि हमें वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर सके, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि सेल के अंदर एक होती है प्रोसेस, हम बोलते हैं इसको सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं कि, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होती है ऊर्जा, उसमें होती है एनर्जी, और इस एनर्जी को हार्वेस्ट करना, इसको निकालना, इसकी हार्वेस्टिंग करना, ये रेस्पिरेशन का पर्पस होता है। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है हार्वेस्ट करना किया जाता है, उससे एनर्जी को निकाला जाता है, ये रेस्पिरेशन का पर्पस होता है। आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर सकता है, सेल से बाहर निकल सकता है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर कर सकता है, सेल से बाहर भी निकल सकता है, लेकिन ग्लूकोज को यदि आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया तो वो सेल के बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए आप देखना ग्लाइकोलिसिस में पहली स्टेप क्या होती है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो सेल के बाहर इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये मॉलिक्यूल बाहर ना निकल जाए, ठीक है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दे आर दी साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन के लिए स्थान, दे आर दी साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ये वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं। दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, इन्हें हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, इन्हें हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इनमें एटीपी को बनाते हैं, और मैंने आपसे कहा था बेटा एटीपी बनाने के लिए इनमें क्या होता है कि इसमें जो है वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होती है, और ऑक्सीजन इसमें रोल प्ले करता है। इसलिए क्या कहा था, हमने कहा था एटीपी बनता है, क्योंकि एडीपी के अंदर फॉस्फेट जुड़ता है, हाई एनर्जी बॉन्ड जुड़ता है, तो एटीपी बनता है। फॉस्फेट का जुड़ना क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना क्या होता है, ऑक्सीडेटिव होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनता है वो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनने की प्रक्रिया होती है। अब देखो बेटा, जब भी कभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो रेस्पिरेशन में भाग लेता है, श्वसन में भाग लेता है ना, तो एक बात याद रखना कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले टूटता है के, और उसको तोड़ने की प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रोसेस में देयर आर 10 स्टेप, 10 पद होते हैं उसमें, 10 स्टेप होते हैं के, देयर आर 10 स्टेप। 10 स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और फाइनली ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं हम पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, के पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं हम के। एंड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम 10 स्टेप में, जिसको हम डिटेल 10 स्टेप को हम डिटेल में देखेंगे आगे। अभी इतना कहा हमने कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यदि रेस्पिरेशन में आपको यूज करना है तो सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपको जो है वो तोड़ना पड़ेगा पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, क्योंकि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ही वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करते हैं के। मतलब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ही माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करते हैं, ठीक है। मतलब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ना पड़ता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, जबकि पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। क्लियर, ठीक है। कैसे होता है भाई, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, देन क्या बनता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट बनता है, फिर क्या होता है कि हमने कहा कि जो है वो जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 ऐसे करके पूरा लंबा चौड़ा 1,3,5 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ऐसे करके लाइन से स्टेप ऑपरेट होता है, पूरा
10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस का बेटा ऑपरेट होता है के, और क्या बनता है, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है के। याद रखिएगा ग्लूकोज से, अब चूंकि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मॉलिक्यूल इंटर करता है वो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होता है। मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। चूंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है तो हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहां होता है ये, साइटोप्लाज्म होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म होता है और फिर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर इंटर करता है और सबसे पहले पायरुविक एसिड का परिवर्तन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड का परिवर्तन एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं। मतलब एक कार्बन बाहर निकल जाता है, पहला CO2 बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन में हमें मालूम है CO2 निकलता है, CO2 बाहर निकलता है। तो रेस्पिरेशन में पहला CO2 कहां बाहर निकलता है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तब बाहर निकलता है वो, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जो क्रेब साइकिल में भाग लेता है। क्रेब साइकिल में हम क्या करते हैं, धीमे धीमे हम इस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और इसके पूरी एनर्जी को निकाल लेते हैं। क्रेब साइकिल कहां ऑपरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑपरेट होता है। चलिए देखते हैं हम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्टेप्स है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, मैंने कहा आपसे, मैंने आपको बताया बेटा कि होता यह है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भाग लेगा ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑपरेट्स इन दी साइटोप्लाज्म, यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। क्या बनेगा बेटा, बनेगा पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा कि ये 6 कार्बन है, ठीक है। यहां पे ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जिनमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ये है ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये हमने कहा ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। अभी मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि आप कोई भी एमसीक्यू बुक जो आप दिनेश का लगा रहे हो, प्रदीप का लगा रहे हो, ट्रूमेंस का लगा रहे हो, एररलेस लगा रहे हो, सिंगेज का लगा रहे हो, ठीक है ना, जीआरबी पब्लिकेशन का लगा रहे हो, कोई भी आप लगा रहे हो एमसीक्यू बुक के, उसमें आपको ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। वो नहीं बनेंगे तो डिप्रेशन होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ब्रीफ में बता रहा हूं कि ये फंक्शन आपको दिमाग में रखने, ठीक है। तो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम में, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो है वो कन्वर्ट होता है, के, और इसे बोलते हैं हम गेटवे रिएक्शन, से बोलते हैं हम गेटवे रिएक्शन, से हम गेटवे रिएक्शन बोलते हैं, के। और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही ये परिवर्तन होता है, के। तो हमने क्या कहा है, ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, के। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल होता है, इट इंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल, के। मतलब क्रेब साइकिल में जो मॉलिक्यूल इंटर करेगा, साइकिल मतलब एक साइक्लिक पाथवे, कि वो जो मॉलिक्यूल एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो उसे रिसीव करेगा, पूरा साइकिल चलेगा उसमें और एक्सेप्टर दोबारा बन जाएगा, इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में भाग लेता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस सबसे कैसे क्या फायदा हुआ, यानी इतना सब उठा पटक करने का फायदा क्या हुआ। उठा पटक करने का फायदा यह हुआ कि आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना होगा। सनलाइट था, सोलर एनर्जी था, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने पर क्या हुआ बेटा कि आपका जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक्चुअली में होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक्चुअली में जो है वो हाई एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है। हमारा पर्पज ये है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम धीमे धीमे निकाल लें और इनकी एनर्जी को हम एटीपी बनाने में यूज कर लें, ठीक है। तो यहां पर इनके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए जो एक्सेप्टर है, मैंने कहा NADH2, NADH प्लस काम करता है, FAD प्लस काम करता है, कि NAD प्लस इसको इलेक्ट्रॉन को लेगा, प्रोटॉन को लेगा, बन जाएगा ये NADH2 बन जाएगा। FAD इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को लेगा, बन जाएगा ये FADH2 बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रिसीव करते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द NNA, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस किया तो NADH2 बना, गेटवे रिएक्शन किया तो NADH2 बना, क्रेब साइकिल किया तो कई सारे NADH2 बने और FADH2 बना,
ठीक है। और फाइनली अब सबसे बड़ी बात है कि जो जितने भी, अबे हम नंबर में नहीं जा रहे हैं, कितने बने वो नंबरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, एक हम केवल जो है वो ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या होता होगा, ठीक। मैंने कहा आपसे कि चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया, साथ में NADH2 बना, कुछ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल ली वहां पे भी। जब गेटवे रिएक्शन हुआ, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, तो भी NADH2 नहीं बना, निकाल लिया हमने उसे, फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मतलब हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते चले जा रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे हम। जब क्रैब साइकिल हुआ तो हमने एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 और 1 FADH2 निकाला। नंबर में मत जाइए अभी आप, सिंपल सुनिए आपके। तो कुल मिला के जब ग्लाइकोलिसिस, जब पूरा रेस्पिरेशन पूरा हुआ ना, तो हमारे पास बड़ी संख्या में NADH2 और FADH2 आ गए। अब इनके पास क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास प्रोटॉन है, ठीक है। H मतलब प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इनके पास में। अब हमें क्या करना है, हमें इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करना है, अब इसे कन्वर्ट करना है। अब इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने क्या किया, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करके अलग कर करके निकाल लिया, अब उसका यूज करना है। अब वो यूज कहां होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। वहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम किसमें करेंगे, उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे एटीपी को बनाने में करेंगे हम, ठीक है। In Gateway reaction, there is conversion of pyruvic acid into the acetyl coenzyme के acetyl coenzyme A वो मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोलिसिस को जो है क्रैब साइकिल से कनेक्ट करता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, इसको याद कर लेना, दिमाग में रख लेना बेटा, जब साइकिल पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी इतना दिमाग में डाल लीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम A वो कनेक्टिंग लिंक होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट द ग्लाइकोलिसिस विद द क्रैब साइकिल। क्लियर, ठीक है। इन क्रैब साइकिल द एसिटाइल कोएंजाइम A इज यूटिलाइज्ड। क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का हम उपयोग करते हैं। द एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। क्रैब साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। ये सारे दिस MCQ नंबर 1। क्रैब साइकिल में किस बाहरी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A काट के। क्रैब साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा क्रैब साइकिल का एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम है और आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने नहीं मिलता है, इनर मेम्ब्रेन पर देखने मिलता है। वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम होता है क्रैब साइकिल का जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। ये क्रैब साइकिल का एंजाइम है, ये मैट्रिक्स में नहीं मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मिलता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक एंजाइम है, इसलिए इसको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ड्यूरिंग क्रैब साइकिल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 और FADH के निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। FAD का कहता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। कोई पूछ ले इसलिए लिख लिया आपने FAD। अब इतना दिमाग में डाल के रखो बेटा कि NADH2 और NAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के लिए तैयार है, ठीक है। FAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के लिए तैयार है। जब NAD प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेगा तो NADH2 बन जाएगा, FAD लेगा प्लस लेगा तो FADH2 बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये क्या होते हैं, ये रिड्यूस क्यों बोला इसको हमने, रिड्यूस हमने इसलिए बोला बेटा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इसलिए रिड्यूस बोला। को एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये विटामिन बी ग्रुप के केमिकल्स के अंदर होते हैं, और ये मेन एंजाइम का एक्टिवेटर, कई एंजाइमों का ये एक्टिवेटर भी होते हैं इनके। जैसे मैंने कहा कि फ्लेविन होता है, फ्लेविन है, निकोटिनामाइड है, ये सब विटामिन बी के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए NAD, अब देखो बड़ी मात्रा में हमने क्या कहा, हमने कहा बड़ी मात्रा में NADH2 FADH2 हमें क्रैब साइकिल से मिल चुके होते हैं, ठीक है। अब हम नंबर, मैंने कहा ना, मैं चाहूं तो आपको अभी पूरा ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इन सबके NADH2 FADH2 को नंबर भी बता सकता हूं, लेकिन अभी छोड़ते हैं क्योंकि वो प्योरली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आएगा। अभी हम केवल एक ओवरव्यू के हमारे MCQ कवर होना चाहिए। देखो बेटा, मेरा पर्पस क्या होता है, यानी मेरे पढ़ाने का पर्पस ये होता है कि यदि मैं कोई चैप्टर कवर करता हूं तो आप कोई भी MCQ बुक मार्केट में, कोई भी MCQ बुक जो अवेलेबल है उसके आपसे 90% से अधिक क्वेश्चन आपसे लगना चाहिए, और यदि ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, ठीक है ना।
एनी एमसीक्यू बुक अवेलेबल इन द मार्केट, उसके 90% से अधिक क्वेश्चन लगना चाहिए। एनी प्रीवियस ईयर पेपर, आपसे उसके 95% से ऊपर क्वेश्चन लगना चाहिए। दैट इज दी माय पर्पस। ठीक है, अब वो 5% इसलिए कि क्वेश्चन कई बार मिसप्रिंट होता है, कई बार गलत होता है, कई बार आप समझ नहीं पाते उसको, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया वहां पे। ठीक है, ये हमारा, लेकिन एग्जाम में हमें 100% करके आना है। ठीक है बेटा, मुझे खुद है ना, ये जो अभी शिफ्टिंग हुआ, स्विच हुआ, मुझे भी खुद जो है मन में अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रांजिशन वाला स्टेप है। एक बार हम लोग सब सेटल डाउन कर जाएंगे तो फिर ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी। कभी ना कभी तो करना पड़ेगा इस चीज को। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लासरूम एक थोड़ा ऑथेंटिक जगह पर पढ़ते हैं, जब एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर पढ़ते हैं, और वेबसाइट वाले बच्चों का बोलना है कि सर हमको ऐप के बनवा दीजिए कुछ, तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं उस बारे में। और चूंकि ये इतना आसान नहीं होता कि एक दिन में विंडोज़ का ऐप बन जाए, एक दिन में आपका iOS का ऐप बन जाए, इतना आसान नहीं होता है। एंड्रॉयड का जो ऐप आप यूज़ करते हैं इसको भी बना कई सालों में ये डेवलप होकर इवॉल्व हुआ है, लगातार इवॉल्व हो रहा है ऐप। ठीक है, मेजर अपडेट में कई दिक्कतें होती हैं, मुझे भी खुद टेंशन रहता है उस चीज़ का, लेकिन क्या करें, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और उसको और आपकी कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन दुखता है जब कोई भी एक बच्चा भी दुखी होता है, बोलता है कि मैं लेक्चर नहीं देख पाया, मेरा बैकलॉग लग गया सर के, तो मुझे लगता है शायद मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। कि लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है वो मैंने जो किया बहुत सोच समझ के अच्छे के लिए किया। कुछ बच्चों को जो है वो जो MX प्लेयर यूज़ कर रहे हैं, फ्री वर्जन प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ऐड देखने मिल रहे हैं, तो वो ऐड बेटा हमारे नहीं है, वो उन प्लेयर के ऐड हैं। ठीक है, हमारा ऐड नहीं है उसमें। हमारे नए सिस्टम में कोई भी एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर नहीं रखा गया है, बाहर का कोई भी ऐड नहीं लगा उसके अंदर। ठीक है, ताकि आपका समय खराब ना हो। तो वैसे में आपने गैलरी के जो है वो प्लेयर का इस्तेमाल करें, बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर मोबाइल में था उसका यूज़ करें। ठीक है, और हमने टीम को बोला हुआ है कि वो आपको एक प्लेयर भी प्रोवाइड कर देंगे बनाकर, जिससे कि आपका काम एकदम स्मूथ हो जाए। ठीक है, चलिए, बीच बीच में बोलना पड़ता है, क्या करें ना, मन हमारा भी दुख खराब होता है कि कोई भी एक बच्चा भी परेशान हो रहा है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि जो भी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए थे ग्लूकोज के पास, उनको निकाल के बाहर किया हमने। के कहा गया, मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट थे, उनको हमने NADH2 FADH2 में डाल के रख दिया हमने। के अब NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से भी मिलता है हमको, गेटवे रिएक्शन से मिलता है। अब कुल मिला के इनको यूज करने का एक ही तरीका है, इनको एक यूज करने का तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। के मतलब अब आप बोलोगे सर ये हमको बिल्कुल कभी समझ में नहीं आया आज तक जिंदगी में कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बार बार आप बोल देते हो, हमारा स्कूल का टीचर बोल देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा चलो ठीक, एक काम करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा मेरे को कि ये एक मैदान है, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, मैंने ब्लैक पेन से खींच दिया है ना। क्रिकेट तो खेला होगा आपने, खेला तो होगा कभी ना कभी। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल को मैंने एक जो है वो जो टेनिस की बॉल या स्पंज की बॉल को लिया मैंने, और मैंने इस बॉल को जो है वो फेंका ग्राउंड में। ठीक है, मैंने इस बॉल को, ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैंने ग्राउंड में फेंका। ठीक है, ये बॉल आया ग्राउंड में, टच किया, हिट किया, ग्राउंड में हिट किया बॉल, ये हिट किया बॉल, फिर इसका बाउंस हुआ, पहला बाउंस हुआ, इस बॉल का पहला बाउंस हुआ, ये बॉल फिर ग्राउंड में हिट किया। ठीक है, देख रहे हैं आपके, यानी बॉल जमीन में आके टकराया, बाउंस किया, फिर टकराया। ठीक है, अच्छा बताओ इसके बाद जो अगला बाउंस होगा छोटा होगा या बड़ा बाउंस होगा? ऑब्वियसली बात है छोटा बाउंस होगा, टप्पा खा रही ना बॉल। ठीक है, ये टकराया, फिर क्या होगा? Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. फिर टकराया, ठीक है, देन बॉल रोल करने लगी है। ठीक है ना, ऐसे ही होता ना भाई क्रिकेट में। यदि हम, आप देखो, आप करके देख लो ये प्रयोग बटट के, यानी कोई एक बॉल है हमारे पास में, कोई भी एक बॉल है हमारे पास में, सपोज मैंने कहा कि मेरे को चलो बॉल भी मिल गया कमरे के घर के, मैंने कहा ये बॉल है। ठीक है, यदि इस बॉल को मैं छोड़ता हूं, यहां से मैंने छोड़ा इसको, तो ये तो आया ही नहीं हाथ में लौट के,
मतलब नीचे छोटा का छोटा नीचे के नीचे करके, मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये बॉल को यदि मैं फेंकता हूं तो ये बॉल का जो बाउंस है, ये जो बाउंस है बॉल का, जैसे हम देख रहे हैं कि सी, देखो ये बॉल को मैंने फेंका यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पहले यहाँ टकराया, टकराने के बाद अगला बाउंस का छोटा हुआ, ठीक है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे छोटा, और उसके बाद क्या लगातार बाउंस जो है वो छोटा होता हुआ चला गया। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। प्रश्न उठता है कि बॉल का बाउंस पहले से छोटा क्यों हुआ? सोच के बताइए। इसलिए हुआ बेटा क्योंकि बॉल, जहां भी बॉल यहां पे टकराया, हमने रेड कर दिया, बॉल यहां पे टकराया, रेड कर दिया हमने, ठीक है। क्या हुआ यहां पे? जैसे ही बॉल जमीन में टकराया, बॉल ने कुछ एनर्जी को लूज किया, उसने कुछ एनर्जी को उसने लूज किया, उसने इट लूजेस एनर्जी, हमने कहा एनर्जी को लूज किया उसने, जो मिट्टी के पार्टिकल थे वो टकराए, वो मूव किया, वहां पे मूवमेंट हुआ पार्टिकल के बीच में के, तो थोड़ा सा अपना एनर्जी उसने वहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए बॉल का कुल एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाया। देखो बॉल का टोटल एनर्जी देखोगे ना टकराने का हो सब, तो वो तो बराबर रहेगा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, केवल एनर्जी टकराने पर कोलाइजन हुआ तो कुछ एनर्जी वहां चलेगी और रिमेनिंग एनर्जी बॉल में थी, तो बॉल फिर बाउंस की, बॉल फिर यहां टकराया, समझो बात को, भूल जाओ अभी क्या पढ़ रहे हैं उनके, यहां टकराया, फिर अगेन एनर्जी रिलीज की, ठीक है, अगला बाउंस हुआ, अगेन एनर्जी रिलीज की, अगला बाउंस किया, अगेन एनर्जी रिलीज की, ठीक है। तो जहां जहां बॉल जमीन पर टकरा रही है वहां वहां पर एनर्जी लूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल एनर्जी वहां वहां पर लूज हो रहा है, वहां पर एनर्जी लूज हो रहा है, ठीक है, क्लियर आई बस में। तो क्या होता है बेटा कि सपोज हमने कहा दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और ये जो बॉल है वो है इलेक्ट्रॉन, ये बॉल है इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और जो गेंद है वो गेंद या बॉल जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और जहां टकरा रहा है जिस मॉलिक्यूल, जो जगह टकरा, जो जहां पे रेड बनाया ना मैंने, जहां टकरा रहा है वो है साइटोक्रोम, वो क्या है, वो है साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम के, इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, आगे बाउंस कर दिया, रिसीव किया, आगे बाउंस कर दिया, लेकिन इस दौरान इसने क्या प्राप्त कर लिया? आया बॉल आया, टकराया, वापस बाउंस, ठीक है, क्या लिया? एनर्जी रिलीज किया, और वो एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी बनाने में कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बॉल को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया, रिड्यूस्ड, आगे दिया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला है इसको हमने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना के नथिंग बेटा, कुछ नहीं है के, ये जो गेंद का एग्जांपल है ना, यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, कि एक बॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जमीन के जिस हिस्से में टकरा रही है वहां पर साइटोक्रोम प्रेजेंट है, टकराने पर एनर्जी लूज किया, साइटोक्रोम ने एनर्जी को लिया और इस एनर्जी को उसने यूटिलाइजेबल फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया एटीपी बनाने के लिए, ठीक है ना, क्लियर आई बात समझ में? ठीक, फिर मैंने क्या कहा आपसे कि जो भी Na-2 आ रहे हैं उनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन पर होता है, मैट्रिक्स की तरफ होता है, और याद है आपको F1 F0 एटीपी सिंथेस, याद है ना, ये देखा था हमने, ठीक है। मैंने कहा था इसको चलाने के लिए प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और वो प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं? Na-2 प्रोटॉन लेके आ रहा है, Fe2 प्रोटॉन लेके आ रहा है, क्या इसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनर्जी को जनरेट करने में रोल प्ले करते हैं बेटा, क्या क्लियर? तो हमने समझ गए बात को, हमने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ब्रीफ मैंने आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को समझ रहे हैं, ऐसे कि हमसे जो सिंपल एमसीक्यू जो रेस्पिरेशन के आते हैं ना वो सब हमसे बनने लगे। कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू भी बनेंगे आपसे, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब, ठीक। देखिए दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेज, बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है ना, नोट करना है इसको आपको, ठीक। देखो बेटा मैं आपको एकदम क्लियर बोलता हूं कि जो भी असुविधा आप एप्लीकेशन के नए अपडेट में जो भी आपको असुविधा हो रही है उसको जेन्युइनली, है ना, उसको आप हमारी टीम को इन्फॉर्म कीजिए, वे आपके अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग वो अपडेट्स को तैयार करेंगे, उनको दिशा मिलेगी काम करने की और वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक। भरोसा रखिए बेटा, हमने कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमने सब्सक्रिप्शन लिया, हमारा ऐसा हो रहा है, कैसा काम चलेगा, है तो नुकसान हो गया हमारा,
तो बेटा हमने किसी का नुकसान करने का नहीं सोचा है, ये अनइंटेंशनल है। आपका डिवाइस, मोबाइल फ़ोन का डिवाइस में क्योंकि देखो हमारे घर में मेरे घर में मेरे मेड है, मेरे दो मेरे घर में सर्वेंट रहते हैं घर के अंदर इट के, मेरी मम्मी है, मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है इट के, ठीक है। हमारे पड़ोस में भी सबके मोबाइल फ़ोन में हमने इंस्टॉल करके चेक करके देखा, सबके में एकदम स्मूथ चल रहा है एप्लीकेशन, कोई दिक्कत किसी के मोबाइल फ़ोन में नहीं आया, ना वीडियो का दिक्कत आ रहा है, ना चलने का दिक्कत आ रहा है, ना डाउनलोड का दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इट के। तो यदि आपके डिवाइस में दिक्कत है तो प्लीज़ उसको सही जगह पर इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है, ताकि वो आपके डिवाइस को समझ सकें कि क्या रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर सके उठ के। चलिए, तो अभी मैंने कहा सबसे पहला स्टेप जो है वो रेस्पिरेशन कहां होता है, वो होता है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब क्वेश्चन ये कि एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहां पाए जाएंगे, तो आपका उत्तर होगा कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू, यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में टूट जाता है, आप बोलोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या CO2 बाहर निकलता है, नहीं निकलता है। क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। फिर Which molecule enters inside the mitochondria to participate in the aerobic respiration, कौन सा मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर इंटर करता है वायवीय श्वसन में भाग लेने के लिए, आंसर होगा इसका पायरुविक एसिड, ठीक है, क्लियर। पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल में जुड़ने के लिए किस मॉलिक्यूल को में कन्वर्ट होता है, तो पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल से जुड़ने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है, आंसर इसका है एसिटाइल कोएंजाइम A इज द मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल कहां पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां देखने मिलेंगे आपको, तो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम हमको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में देखने मिलेंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्लूकोज इज हार्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, के अधिकांश ऊर्जा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में होती है उसे किस रूप में निकाला जाता है, तो उसे NADH2 और FADH2 के रूप में निकाला जाता है। फिर दूसरी बात है कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम का क्या उपयोग होता है, इनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, वहां पर ये हमको देखने मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, और एटीपी निर्माण की प्रक्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संचालित होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। देखिए, ग्लूकोज में पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, कुछ NADH2 बना यहाँ पे, देन जो है वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, क्रेब्स साइकिल में भाग लिया, यहाँ पर भी NADH2 FADH2 बन रहे हैं के, कुछ ATP डायरेक्ट भी बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में कुछ ATP डायरेक्ट बनते हैं। जो ATP डायरेक्ट बन जाते हैं बगैर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कुछ ATP ऐसे होते हैं जो बगैर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भी बन जाते हैं। उन ATP को क्या बोलते हैं, उन ATP को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। उन ATP के बनने को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो जो आधारित जो केमिकल रिएक्शन में ATP डायरेक्ट बन जाते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ATP जो है कैसे बनते हैं, वो NADH2 FADH2 से बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेता है। और ATP बनने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये कहां होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और इसमें एंजाइम ATP F1 F0 ATP सिंथेस भाग लेता है, देखा था ना हमने, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो बात की हमने रेस्पिरेटरी फंक्शन की कि रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। इसके अलावा मैच दी कॉलम में कई बार ऐसे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के आ जाते हैं जो हमको पता नहीं चलते हैं। याद रखिएगा, जो फैटी एसिड है उसका इलोंगेशन के, यानी सेल के अंदर जो फैटी एसिड है उसके इलोंगेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। तो फैटी एसिड का इलोंगेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि देयर इज ए केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल लेसिथिन, उसका निर्माण भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, ATP को स्टोर भी करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, इसको हम एम्प्टी DNA बोलते हैं। और ये एम्प्टी DNA मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, ठीक है ना, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट के अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी में हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, इसको प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। तो याद रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन से अलग होती है, ठीक है। क्या अलग होता है ये भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो फोटो रेस्पिरेशन को प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। ये आपको पौधों में देखने मिलता है और इसमें 3 सेल ऑर्गेनल भाग लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इसकी शुरुआत होती है, इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है परऑक्सीसोम में,
और खत्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में भी भाग लेता है, ठीक है। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट को बेटा यहां पर हम नोट डाउन करेंगे आपके, जैसे द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, के कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, के कोशिका विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखना। क्योंकि बेटा सेल डिवीजन इज एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। यहां पे जो है वो ऊर्जा की जरूरत होती है, तो बड़े पैमाने पर एनर्जी खर्च होती है, इसलिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या बढ़ जाता है, के इंपॉर्टेंट पॉइंट के। फॉर एटीपी सिंथेसिस कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी प्रपोज बाय पीटर मिकेल, इनको इसके लिए 1978 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी को हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे बेटा, ठीक है ना, तो वहां पे विस्तार से इसको हम समझेंगे। तो अभी लिख लीजिए बेटा को एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन के लिए के एटीपी संश्लेषण के लिए कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी को पीटर मिकेल ने दिया, इसके लिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला। और आप बेटा एक साथ नोबेल प्राइज याद नहीं कर पाएंगे, जहां जिसका जिक्र आ रहा है वहां पे याद कर लो उसको, ठीक है। अब बार बार मैं बोल रहा हूं साइटोक्रोम 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 इलेक्ट्रॉन कह रहे होते, ये बताया मैंने आपको, तो याद रखना साइटोक्रोम यार आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के, ये आयरन, इनमें क्या होता है फेरिक और फेरस स्टेट में आपको आयरन देखने मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेगा फेरिक से फेरस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा फेरस से फेरिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये आयरन कॉन्जुगेटेड आयरन वाले प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। तो साइटोक्रोम आर दी आयरन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन कोड ओनली 10% प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के केवल 10% प्रोटीन को कोड कर पाता है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने 90% प्रोटीन के लिए, इसलिए तो ये सेमी ऑटोनॉमस है, नहीं तो अकेला नहीं रह लेता है, तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करता है, सिंपल डिफिजन करता है, वो अपने आप से नहीं बन सकता। जैसे राइबोसोम है ना, कंपोनेंट जोड़े राइबोसोम बन गया, तो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल के समान कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये सिंपल फिशन करता है, 1 से 2 में ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन सिंथेसाइज एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो है आपका जो है वो एटीपी सिंथेटाइज F1 F0 F1 एटीपी सिंथेटाइज, और वो आप उसको बनाने की सूचना किसमें होती है, mtDNA में होती है, ठीक है। याद रखिएगा इट इज दी सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, के माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। पहला क्या होता है आप बताइए, पहला क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं बोलो बेटा, गलत बोल रहे हो आप, न्यूक्लियस आपने बोला ना, मैंने सुना आपने न्यूक्लियस बोला, दैट इज रॉन्ग। न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, जब न्यूक्लियस को हटाओगे ना तो बच्चे को साइटोप्लाज्म बोलोगे। क्या लिखा है ये, साइटोप्लाज्म लिखा है, ठीक है ना, गलती मत करना, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आप न्यूक्लियस शामिल नहीं करोगे बेटा, तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड बोल सकते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट, देन उसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, क्लियर। और एनिमल सेल में चूंकि प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो एनिमल सेल में के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल में नंबर 2 पे होता है, ठीक है ना, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया आपको आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी में देखने नहीं मिलेगा, एनारोबिक जो अवायवीय यूकेरियोट है उनके अंदर भी देखने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में कई सारे पोर पाए जाते हैं, जो विशेष तरह के पोर होते हैं, पोरिन्स बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये पोरिन एक्चुअली क्या होते हैं, केमिकल लेवल पे पोरिन होते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। याद रखिए पोरिन में ये देखिए केमिकल आपको देखने लगे, पोरिन में हैज कैसा बोलिए, पोरिन में ये केमिकल पोरिन हैज, ठीक है। पोरिन में क्या केमिकल देखने मिलता है आपको, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल आपको देखने मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में फर्क ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, और इन फोल्ड को हम क्रिस्टी या ट्यूब्यूली कहते हैं, और ये फोल्ड के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में इनर मेम्ब्रेन 10 से 15 टाइम अधिक होती है ना। सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज 10 to 15 टाइम मोर देन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट बेटा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
द साइटोक्रोम एंड द एंजाइम concerned with electron transport system and ATP synthesis in mitochondria form 5 complexes के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, कहां पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में के बाकायदा एक बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें उसको पढ़ना होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, वो पढ़ेंगे आगे हम के। माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम और एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी के निर्माण में भाग लेते हैं वो 5 कॉम्प्लेक्स में बटे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 के। याद रखिएगा जो F0F1 एटीपी सिंथेसिस है या F1 F0 एटीपी सिंथेसिस है ना, ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ठीक है, क्लियर, सब इनर मेम्ब्रेन होते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज अंडर न्यूक्लियर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए को डुप्लीकेट करना है नहीं करना है, ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस का डीएनए के, एंड न्यूक्लियर डीएनए डिसाइड दैट कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डुप्लीकेट करना है नहीं करना है के। एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का के कंट्रोल के डीएनए के डुप्लीकेशन को कंट्रोल करके पूरा माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल में ले लिया किसने, न्यूक्लियस ने के। तो मैंने क्या कहा, एम्प्टी डीएनए का डिवीजन का डुप्लीकेशन कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड फॉर 2 राइबोसोमल आरएनए एंड 22 टीआरएन के। मनुष्य का, ह्यूमंस का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो 2 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए को और 22 टीआरएनए को वो कोड करता है, ठीक है। एक बीमारी होती है लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। इस बीमारी में जो म्यूटेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर के, ये मनुष्यों में होने वाली एक बीमारी है लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी के। तो लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी का कारण ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में म्यूटेशन होता है जिसके चलते जो है वो न्यूरोपैथी जो है वो ऑप्टिकल नर्व में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर येलोइश इन कलर ड्यू टू राइबोफ्लोविन, ये भी पूछा गया बेटा एग्जाम में के। राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण इनमें नेचुरली माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोफ्लेविन पिगमेंट देखने मिलेगा, इसके कारण ये आपको येलोइश कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो बेटा जो एक्स्ट्रा स्टोक के पॉइंट होते हैं ना, ये पिछले 10-12 सालों में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, उनको हम कन्वर्ट करते हैं यहां पे हम, ठीक है, ताकि रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के एग्जाम, ये सारे पॉइंट एग्जाम वाले हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आए आपके। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि ये पॉइंट, इसीलिए जिन बच्चों ने साल भर अच्छे से पढ़ा है ना, बायोमेंट्रस में ठीक से पढ़ा है ना, वो एनटीए का जो अभ्यास वाला जो टेस्ट है मॉक टेस्ट, वो अच्छे से लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं उसमें के। और मैंने कहा ना कि एग्जाम में भले ही हमको मालूम है कि 95% एनसीईआरटी से 90% एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन 10% के लिए भी अपने आप को बेटा तैयार कर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कहता है कि एग्जामर का माइंड है कि उसने यदि मान लो 80% 70% एनसीईआरटी दिया, बाकी 30% बाहर से दे दिया, तो क्या करेंगे हम के। तो हमको कॉम्पिटिशन है बेटा, प्रतियोगिता है, अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा, ठीक है। क्लोरेमफेनिकॉल ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर सकता है। क्लोरेमफेनिकॉल एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेड टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योक इन डेवलपिंग ओवम, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो कई सारे एनिमल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो एग बनता है ना, तो उसमें एग के अंदर योक को इकट्ठा करने के लिए योक स्टोरिंग बॉडी बनती है, यानी जो येलोइश मटेरियल होता है, आप देखते हैं कि जो आप एग के अंदर जो एग योक होता है ना, वो एक प्रकार से नॉरिशमेंट होता है डेवलपिंग फीटल एम्ब्रियो के लिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो योक स्टोरिंग बॉडी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। होगेबूम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, मतलब एक फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कार्य करता हुआ फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको उन्होंने जो है वो आइसोलेट किया, ठीक है। एटीपी सिंथेस क्या है बेटा, ये याद है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, हमने देखा था F0 F1 पार्ट के, ये टोटल मेम्ब्रेन के प्रोटीन का 15% होता है। एटीपी सिंथेस, अब कई बार क्या होता है ऐसे आंकड़े पूछ लेते हैं, अब ये पढ़ा ना होना तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता इसका आपके, यदि आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर तुक्का हो जाएगा पूरा वर्ड के, कोई मतलब कहीं नहीं के। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा के। मैंने कहा ना कि ये 1000 में से एक बार वाली बात है, लेकिन आगे तो हमको बनना चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एटीपी सिंथेस जो होता है 15% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन, टोटल कुल मेम्ब्रेन प्रोटीन का ये 15% के आसपास होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा होता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड के ऊपर कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं इनके। याद रखना बेटा, प्लास्टिड, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स, मतलब प्लास्टिड प्लांट के अलावा आपको ना तो फंजाई में देखने मिलेंगे, ना एनिमल्स में देखने मिलेंगे, आपको के कहीं देखने नहीं मिलेंगे। प्लास्टिड केवल और केवल जो है वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं इनके। प्लास्टिड मतलब ये कि इट्स अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनेल्स के, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट के।
प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द फूड स्टोरेज। इंटरेस्टिंग बात है कि आपको लग रहा होगा कि प्लास्टिड का संबंध तो फूड बनाने से नहीं, प्लास्टिड का प्राइमरली संबंध जो होता है वो होता है फूड को स्टोर करने से, ठीक है। लेकिन कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो फूड को बनाते भी हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल जिसके पास में वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और जिसमें ग्रीन के अलावा दूसरे रंग प्रेजेंट है, क्रोमा मतलब कलर, दूसरे कलर प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट है। और जिसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय हैकल, प्लास्टिड की खोज हैकल ने की। प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय हैकल, प्लास्टिड की खोज जो है वो हैकल ने की, ठीक है। प्लास्टिड्स आर दोस ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद फूड स्टोरेज। याद रखिए, प्लास्टिड वे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनका संबंध मुख्यतः जो है वो किससे होता है बेटा, फूड के स्टोरेज से होता है, भोजन के संग्रह से होता है, ठीक है। ये दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स, ये प्लांट सेल की विशेषता होते हैं, ये फंजाई में और एनिमल सेल में आपको देखने नहीं मिलते। बड़े सिंपल बेसिक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट बात करते हैं ना, ठीक है बेटा, बोर हो जाओगे नहीं तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ा रहे हो सर, ये बता रहे हो, ठीक है। देखो बेटा, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है ना, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, ये एक मैराथन रेस के समान होता है। समझते हो मैराथन रेस? मुंबई में बहुत होती रहती है मैराथन के। मैराथन का मतलब होता है कि 10 किलोमीटर, 20-15 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 42 किलोमीटर का लंबा रेस होता है वो, ठीक है। मान लो फुल मैराथन, जिसको हम बोलते हैं 40 किलोमीटर का मैराथन है, फुल मैराथन है, उसमें भी आप भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ 22 किलोमीटर होता है, कितना होता है मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। फुल मैराथन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, 20 किलोमीटर मान लिया हमने 20 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो अब मालूम क्या करना पड़ेगा आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। मैराथन धावक जो होते हैं, जो मैराथन के को जो करने वाले, जो रेस करने वाले लोग होते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, उनको पता होता है यदि आप शुरू में जोश के साथ, ज्यादा जोश से शुरू में दौड़े, आप थक जाओगे, हांफने लगोगे और बैठ जाओगे एक जगह पे, रेस के बाहर हो जाओगे। लेकिन मैराथन रेस को जीतने वाले लोग कौन होते हैं? वे जो शुरू में धीमे धीमे चल दौड़ते हैं, भले ही लोग आगे निकल के कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार एक दिशा में धीमे 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 दौड़ते हैं और धीमे समय निकलता है, कुछ आगे बढ़े, धीमे धीमे अपनी स्पीड को ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाते हो और लास्ट में आखिरी के 5-6 अपना एनर्जी प्रिजर्व रखते हैं, आखिरी के 4-5 किलोमीटर जो बचा होता है पूरा दम लगा देते हैं वहां पे, अब वो जीत जाते हैं। बाकी लोग एग्जॉस्ट कर चुके, वो जीत गए। तो एग्जाम की तैयारी वैसे थी कि कई लोग क्या करते हैं, जो जोश में शुरू में जो जोश में खूब सारा पढ़ना, आज तो सर 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, आज ये करूंगा 20 घंटे पढ़ूंगा, अटके आज मैं 26 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे में सटके होते हैं भैया परमात्मा लोग के। बहुत जोश लगा लिया, अपना प्रचार कर दिया, फोन लगा दिया कि देखो मैंने तो बायोमेंटर भी ज्वाइन किया, ये भी किया, वो क्या, अब देखना मैं दिखाता हूं करके। जोश के साथ, जोश का होना अच्छी बात है, पर जोश प्लस होश होना और अच्छी बात है। तो क्या होता है, 10 दिन पढ़े, मेहनत किया, फिर डिमोटिवेट हुए, फिर ऐसा हुआ कि उतनी मेहनत पे नंबर उतना अच्छा नहीं आया, तो डिस्करेजमेंट होने लगा। लेकिन जो लोग, जैसे मैंने देखा मेरी लास्ट 2019 में मेरी जो कई स्टूडेंट है, अंशिका, कई बच्चे जो सिलेक्ट हुए, वो पहले टेस्ट के पहले 100 में बहुत कम रहे हो, लेकिन क्या था, वो कंसिस्टेंस पढ़ रहे थे, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं बराबर, केमिस्ट्री बराबर पढ़ रहे हैं, बायो बराबर पढ़ रहे हैं, कोई टेस्ट मिस नहीं कर रहे हैं, कोई डीपीएस मिस नहीं कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, के फाइनली सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है। लास्ट के समय में आप आखिरी के 2 महीने एग्जाम में कितना दम से पढ़ लेते हैं, ये बड़ा मायने रखाता है इसका, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि शुरू से ढीले होकर पढ़ेंगे, आप ढीले ही पढ़ गए, नहीं साहब आप तो लास्ट में ही पढ़ेंगे, आपने कहा था, नहीं। मैराथन धावक दौड़ता रहता, लगातार धीमे धीमे स्पीड बढ़ाता है। तो इसलिए अभी आप घबराए ना किसी चीज को लेकर के, अभी आप जो टास्क आपके रखे, रोज के रेगुलर लेक्चर पूरे कीजिए, उनको जो टास्क है पूरे कीजिए, डीपीएस को सॉल्व कीजिए, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को पूरा पढ़िए एक्ट के। तो 12 बजे से लेक्चर शुरू होता है, आपको 8 बजे तक आपको जो है वक्त मिलेगा ही नहीं बेटा, 8 घंटा तो आपको इन्वॉल्व कोचिंग में रहनी है, प्रॉपर कोचिंग क्लासेज। अब आप ऐप पर आ चुके हैं, यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि यूट्यूब में देख रहा हूं मैं वीडियो, सोशल मीडिया, दिस इज अ प्रॉपर कोचिंग क्लास, दैट इज द फील यू कैन, व्हेनेवर यू एंटर इनसाइड द बायोमेंटर्स स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्टिविटी, कितनी देर वीडियो देखा, डीपीएस लगाया नहीं लगाया, वो सब आपको ट्रैक कर रहा है। तो आप एक स्टूडेंट है, इस पर नजर रख रहा है बायोमेंटर्स पूरा, ठीक है। इसलिए वी अलर्ट, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो अब हम जो है
आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने क्या कहा आपसे कि हाँ, बायोमेट्रिक्स नजर रखने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज खोल के पढ़ रहा है, ये नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी गैलरी खोल के देख ले कि क्या क्या है उसके अंदर, ये भी नहीं है। केवल इतना होता है कि हमारे एप्लीकेशन में आपने क्या क्या एक्टिविटी की, आपने कमेंट किया, आपने वहां पे डिस्कशन पे जाकर थ्रेड क्रिएट किया, आपने जो है किसी को जवाब दिया, आपने जो है वीडियो कितना देखा, आपने पेपर लगाया नहीं लगाया, कितनी देर आपने ऐप को यूज किया, आपने ऐप में किन किन पेज में गया, तो वो सब चीजें वो रिकॉर्ड रखता है उसका कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है, कितना। और वो रिकॉर्ड बकायदा हर बच्चे की एक फाइल बकायदा मेंटेन रहती है डिजिटली एक फाइल पूरी मेंटेन रहती है। हर बच्चा एक स्टूडेंट के समान, जैसे कॉलेज वॉलेज होता है ना एडमिशन, वैसी एक बायोमेट्रिक्स में भी एक ऑनलाइन एडमिशन है आपका। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप चलते फिरते नहीं ले सकते हैं, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपको ऑफर होगा, ठीक है। तो आप बकायदा एक ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं आप, तो इसलिए आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑन दी पिगमेंट्स की प्रेजेंस के आधार पे प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिनमें जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने मिलेगा, वो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट, जिनमें ग्रीन के अलावा आपको दूसरे रंग देखने मिलेंगे, वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। अब दूसरे इनके होते हैं येलो होते हैं, ऑरेंज होता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। जेंथोफिल्स हुए, कैरेटोनाइट्स हुए, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। और जो कलरलेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड, कहते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये तीनों प्रकार के प्लास्टिड आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अच्छा, कच्चा आम कैसा होता है, कच्चे आम का रंग क्या होता है, कच्चा आम जो है वो ग्रीन होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा होता है कच्चा आम, ठीक है। मैंने बनाया ये, पता नहीं मैंगो ठीक बना, मैंने कहा ये कच्चा आम है, हरा, ठीक है। आम पक गया, पका आम, फर्क है कि नहीं, ठीक है। मतलब क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। मतलब यदि कच्चा आम हरा था तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे उसकी सेल के अंदर, जब पीला हो गया क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। कच्चा आलू हरा है, हरा आलू है, पका आलू ऑलमोस्ट कलरलेस हो गया वो, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने कहा कि वो कलरलेस के समान हो गया है ना, आलू के अंदर थोड़ी ना कलर होता है। तो क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू द ल्यूकोप्लास्ट, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। मतलब यह है कि ये प्लास्टिड आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आपस में परिवर्तनीय होते हैं, आपस में दूसरे में बदले जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्लास्टिड जो होते हैं ये भी, चूंकि ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो प्लास्टिड भी अपने आप से नहीं बन सकते हैं, ये पहले से प्रेजेंट प्लास्टिड से ही बनते हैं। और ऐसे प्रिकर्सर को हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड या ईओप्लास्ट कहते हैं उनके। और ये यंग और डिवाइडिंग सेल में देखने मिलते हैं, यानी प्लास्टिड के डिवाइड होने पे छोटे छोटे प्लास्टिड जो बनते हैं, जो ग्रो होकर करके आगे बड़े प्लास्टिड आते हैं, उनको हम प्रोप्लास्टिड या ईओप्लास्ट कहते हैं उनके। प्रोप्लास्टिड में इन प्रोप्लास्टिड द इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्ड व्हिच लेटर बिकम लैमेली और थैलेकॉइड के। प्रोप्लास्टिड जो होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, प्रोप्लास्टिड जो होता है बेटा प्लास्टिड का पूर्वगामी है, प्रिकर्सर होता है। इसमें आपको जो है वो ऐसे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको थैलेकॉइड देखने मिलते हैं, सिक्के के समान स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, वो कैसे बने होंगे। तो क्या होता है कि जो प्रोप्लास्टिड होता है बेटा, प्रोप्लास्टिड ये प्रोप्लास्टिड है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऐसे फोल्ड इसके अंदर है। आप बोलोगे सर तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान हो गए, हाँ दिखता है प्रोप्लास्टिड वैसा के, लेकिन जैसे ये प्लास्टिड, जैसे ये अपने आप को मैच्योर करता है, जैसे ये प्रोप्लास्टिड के जब ये मैच्योर करता है, अपने आप को डेवलप करता है ना, तो ऐसा आता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और जो फोल्ड थे ना, फोल्ड टूट जाते हैं, ये फोल्ड टूट गया, ये फोल्ड टूट गया, ये फोल्ड टूट गया, ठीक है। तो अंदर कुछ कॉइन के समान स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इतना भर दिमाग में रखिए आप, इतना भर दिमाग में रखिए, इससे आपको यह समझ में आएगा कि क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड आया कहां से, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है थैलेकॉइड, वो बनते कैसे, ठीक है, क्लियर। प्लांट एपिडर्मल सेल जनरली लैक क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा के। प्लांट की जो एपिडर्मिस की सेल होती है, स्किन लेयर सेल्स होती है, उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, केवल स्टोमेटा की गार्ड सेल। स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट में डायनामिक पोर होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे कि प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। पता है आपको, प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए विशेष तरह के पोर होते हैं, जिनको हम जो है स्टोमेटा कहते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं। तो उनके वो पोर खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, उनमें गार्ड सेल पाई जाती है, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बहुत कुछ ऐसा है बेटा जिसका संबंध जो है साइटोलॉजी से, और आगे भी हमको डिटेल में पढ़ना होता है, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में आपको देखने मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखते हैं आप के।
प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनाइट के प्लास्टिड आपको सभी प्लांट सेल में देखने मिलेंगे आपको ये, और यूग्लिना में देखने मिलेंगे। यूग्लिना क्या है बेटा? दिस इज एक्चुअली जो है वो आपका प्रोटिस्टा है ये, और इस ये यूग्लिना जो है वो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल के, एंड इसको जो है वो फूड नहीं मिलेगा तो ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाएगा, फूड नहीं मिलेगा तो ये फूड नहीं बना, सनलाइट नहीं मिलेगा, समझिए सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा, और सनलाइट मिलेगा तो ऑटोट्रॉफ बन जाएगा, ठीक है ना। These are easily observed under the microscope as they are large. प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो है प्लास्टिड, ठीक है ना। इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं और जो इनको अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पिगमेंट के आधार पर इनको हम जो क्लासिफाई करते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में इनको हम क्लासिफाई करते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ पिगमेंट इनको हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में हम इनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लियर। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम क्या, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सोलर एनर्जी सनलाइट को रिसीव करते हैं और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? फेट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है, और ये आपको येलो, ये जनरली आपको ये येलो या ऑरेंज कलर के जनरली आपको ये देखने मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इनको येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो वेरिएटी ऑफ शेप के और साइज के होते हैं, और ये फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करते हैं, बेसिकली ये स्टोरेज प्लास्टिड होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को इकट्ठा को स्टोर करता है, याद रखिएगा के आलू के अंदर होता है, ठीक है। एमाइलम वर्ड का मतलब होता है स्टार्च, एमाइलम वर्ड का मतलब होता है स्टार्च, तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को इकट्ठा करने वाला प्लास्टिड होता है। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को या एमाइलम को स्टोर करेगा वो एमाइलोप्लास्ट कहलाएगा। एग्जांपल है पोटैटो के। इलियोप्लास्ट क्या करता है बेटा? ऑयल को इकट्ठा करता है, ऑयल को, फैट को। तो ऐसा प्लास्टिड जो ऑयल को, ऐसा प्लास्टिड जो कलरलेस है, ल्यूकोप्लास्ट है। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो ऑयल को स्टोर करेगा उसे क्या बोलेंगे? इलियोप्लास्ट बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल होगा बेटा कैस्टर सीड, ठीक है, खट्टा होगा उसके अंदर, ठीक है। फिर एलिरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन को इकट्ठा, ऐसे प्लास्टिड जो प्रोटीन को इकट्ठा करेंगे, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम एलिरोप्लास्ट कहते हैं उन्हें हम, क्लियर, उन्हें हम एलिरोप्लास्ट कहते हैं। तो मतलब ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के हो गए भाई। फूड मटेरियल 3 तरह के तो है, या तो कार्बोहाइड्रेट है, या फैट है, या प्रोटीन है। प्रोटीन को इकट्ठा करेगा एलिरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहलाएगा, फैट को इकट्ठा करेगा इलियोप्लास्ट कहलाएगा, और एमाइलम या स्टार्च को इकट्ठा करेगा तो एमाइलोप्लास्ट कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमारी बात जो है वो खत्म होती है, ठीक है, किस पर? प्लास्टिड पे। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कंटिन्यू करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे हम, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा उसको ताकि एग्जाम में हम क्वेश्चन लगा पाए उससे। वहां भी फोटोसिंथेसिस की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बेटा होते हैं, उनको हमें डिस्कस करना होता है, ठीक है ना। थोड़े लेक्चर लंबे होंगे अभी आपके, ठीक है, थोड़ा दिन भी बोझिल लगेगा आपको, लेकिन मैंने कहा ना बेटा कि जो एग्जाम होते हैं वे तपस्या के समान होते हैं, और तपस्या को हम तपस्या मतलब पता है आपको? तपस्या में तपस्या वर्ड का, तप वर्ड का मतलब है, हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति तप का मतलब तपना, अपने आप को जलाना, अपने इच्छाओं को जलाना, अपने सुख को त्यागना, तब जाके आपको के लिए सफलता का मार्ग खुलता है। क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.